So welcome again all the students in our YouTube channel, and today we are going to discuss about the applications of dimension analysis in class 11th physics। और यहाँ हम देखेंगे कि जो डायमेंशन एनालिसिस हमारा है उसका हम यूज़ किस तरीके से अपनी फिजिक्स में कर सकते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होते हैं और डायमेंशंस क्या होती हैं, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो उसको डिस्क्रिप्शन में आके लिंक से लेकर आप उसको पढ़ सकते हैं और यहाँ पे डायमेंशन के बारे में आप काफ़ी सब कुछ सीख सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसको देखते हुए हम ये देखेंगे कि डायमेंशन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये जो एप्लीकेशंस हमारी आ रही हैं, इन एप्लीकेशंस में हमें करना क्या है और इनका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे और ये हमारी कहाँ कहाँ अप्लाई होंगी, किस तरीके से हमारे यूज़फुल होंगी। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको आगे की वीडियोस लगातार मिलते रहें, और इस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो एप्लीकेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ हम डायमेंशंस का यूज़ करेंगे। पहला आ जाता है हमारा टू वेरीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, द गिवन फिजिकल एक्सप्रेशन, यानी कि आपको कोई फॉर्मूला दे रखा है या आपको कोई फिजिकल एक्सप्रेशन दे रखा है। जैसे आप अगर हम मान लेते हैं v = u + at। क्लास 9 में हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में कि v = u + at क्या है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन और ये टाइम है। तो ये रिलायबल है या नहीं, ये वैलिड है या नहीं, तो इसका ये प्रूफ देगा डायमेंशन एनालिसिस कि किसी भी फॉर्मूले को हम प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये सही है या गलत है। तो इसका प्रूफ कौन देगा, हमारा डायमेंशन एनालिसिस है। तो ये क्या हो गया, टू वेरीफाई द गिवन फिजिकल एक्सप्रेशन। दूसरा आएगा हमारा टू कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में किसी भी यूनिट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जो फोर्स होता है हमारा, उस फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जिसको हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल N से। और हमारा जो फोर्स की दूसरी यूनिट होती है वो होती है डाइन। तो ये फोर्स की यूनिट, क्योंकि ये हमारा SI सिस्टम जिसको हम MKS सिस्टम के अकॉर्डिंगली भी लेते हैं, तो ये न्यूटन क्या होती है, हमारे MKS सिस्टम में होती है। और साथ ही साथ CGS सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो डाइन होती है। तो इस तरीके से एक न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर हम वर्क की बात करें या हम एनर्जी की बात करें तो वर्क की SI यूनिट होती है हमारी जूल, और वर्क की SI यूनिट होती है, CGS सिस्टम में यूनिट होती है अर्ग। तो एक जूल कितने अर्ग की बराबर है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम किसी भी यूनिट का, जो फिजिकल हमारी यूनिट है उसकी यूनिट को हम, जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी दूसरी एप्लीकेशन ये हो गई। तीसरी एप्लीकेशन आती है टू डिराइव द एक्सप्रेशन, द फिजिकल एक्सप्रेशन को डिराइव करना, फिजिकल एक्सप्रेशन, या हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन फाइंड करना। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि एक जो हमारी बॉडी है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, मान लिया कोई m मास की एक बॉडी है जो r रेडियस के एक सर्किल के चारों तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, इसकी रेडियस r हो गई। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना होगा, mv²/r। तो डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू उसकी हेल्प से हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, 3 एप्लीकेशंस हो गई डायमेंशन एनालिसिस की। और एक और एप्लीकेशन होती है जो काफ़ी जगह मेंशन नहीं होती बट उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेकिन जो है अगर हम कहें तो वो एक तरीके से इसी का ही एक हिस्सा है, जो हमारा थर्ड पार्ट है इसकी एप्लीकेशंस का, कि हम कह रहे हैं कि टू डिराइव द फिजिकल एक्सप्रेशन, या हम कह सकते हैं टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन
between the physical quantities, the given physical quantities, given physical quantities। तो जो दी हुई फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में हम रिलेशन फाइंड करेंगे कि क्या 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 रिलेशन होगा इनके बीच में, किस तरीके से रिलेशन होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, ये जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स था F = mv²/r, तो क्वेश्चंस कैसे ही पूछ सकते हैं, वो कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, या हमसे कह सकते हैं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। अब देखिए जैसे ये है ना हमारा F = mv²/r, अब जैसे हमें पता है मास तो मास है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन अगर वो कहेंगे कि मास को वेलोसिटी, फोर्स और रेडियस के टर्म्स में निकालिए, तो यहाँ से हमारा m = कितना आ जाएगा, m = आ जाएगा हमारा Fr/v²। देखिए r इधर मल्टीप्लाई में चलेगा तो Fr v² में आ जाएगा, देन m = Fr/v², और ये हमारा क्या होगा, मास का एक फॉर्मूला आ गया इन द टर्म्स ऑफ फोर्स, रेडियस एंड वेलोसिटी। तो इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। देखिए यहाँ तो हमें फॉर्मूला पता था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, उसके हेल्प से हमने मास को निकाल दिया। बट अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा है कि आपके पास फोर्स है, मास है, वेलोसिटी है और रेडियस है, और आपको मास का फॉर्मूला इन सब के टर्म्स में निकालना होगा कि फोर्स, रेडियस और वेलोसिटी के टर्म्स में आपको मास का एक फॉर्मूला डिराइव करना है, तो वो कहाँ से आएगा, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से आएगा। तो यहाँ पर हमारी जो 3 एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मेन एप्लीकेशन है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं टू वेरीफाई द गिवन फिजिकल एक्सप्रेशन। अब टू वेरीफाई द गिवन फिजिकल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पहले हमें कुछ लॉस के बारे में देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर इन फिज़िकल जो हमारा डायमेंशन एनालिसिस की जो एप्लीकेशंस हैं उनको पढ़ने के लिए या उनको समझने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे के इक्वल हैं, लेट अस सपोज A = B, कि हमारा जो फिजिकल एक्सप्रेशन दे रखा है A = B, जैसे मैंने आपको बताया B = U + AT, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V = U + AT। ऐसे ही मैंने आपको बता दिया कि A = B, या मैं कह सकता हूँ A = B + C। तो जब भी कोई फिजिकल एक्सप्रेशन ऐसा दे रखा होगा, वो सिर्फ तब सही होगा जब इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे। देखिए इसका मतलब यह है कि डायमेंशन ऑफ A का डायमेंशन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ C। देखिए ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसको आप समझ लेंगे तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी आगे की चीज़ में, और ये जो एप्लीकेशंस आप पढ़ने वाले हैं वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएंगी। तो ध्यान रखें कि अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फॉर्मूले सेम रहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि B + C हो रहा है, क्या हो रहा है, B और C में एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है कि B और C आपस में ऐड हो रहे हैं। तो ये ऐड सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे जब B के डायमेंशन और C के डायमेंशन दोनों इक्वल होंगी। तो इसका मतलब अगर आपको दे रखा है B + C, दैट्स मीन डायमेंशन ऑफ B इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ C। अंडरस्टैंड। अब यहाँ देखिए ये A के इक्वल है, A = B + C, A = B + C। अब देखिए मैंने आपको बताया जो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। इस तरीके से जो क्वांटिटी इनके इक्वल में दे रखी है उसके भी डायमेंशन फॉर्मूले क्या होंगे, इस क्वांटिटी के सेम होंगे जो इसके इक्वल में दे रखा है। दैट्स मीन डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ C। तो A की डायमेंशन, B की डायमेंशन और C की डायमेंशन सेम होती है, आपको ये ध्यान रखना है। और डायमेंशन फॉर्मूला जब डिराइव करना मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, तो वहाँ पर मैंने जैसे हमने एक्सेलरेशन का निकाला था ना, एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाली थी, एक्सेलरेशन, और वहाँ पे क्या था A = V/, हमने T करके निकाला था कि एक्सेलरेशन = V/T। तो डायमेंशन ऑफ A = डायमेंशन ऑफ V/ डायमेंशन ऑफ T, यानी कि वेलोसिटी की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन को डिवाइड कर देंगे तो A की डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर दो क्वांटिटीज जैसे ऐसे दे रखा है V = A × T, V = A × T, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब दो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं
जब दो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं तो उनकी डायमेंशन सेम रहती है, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी। बट दो क्वांटिटीज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं और दो क्वांटिटीज़ डिवाइड हो रही हैं तो उनकी डायमेंशन सेम नहीं होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मे बी इट पॉसिबल कि ये डायमेंशन इनकी सेम हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशन इनकी सेम होगी। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी दो क्वांटिटीज़ बराबर हो डिवाइड हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही है तो आप ये नहीं लिख सकते कि डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ t, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन होगी वो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि ये डिवाइड हो रही है। इसी तरीके से a और t की डायमेंशन भी सेम नहीं होगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ध्यान रखें, अगर एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम होती है, या फिर वो किसी चीज़ दूसरी क्वांटिटी के इक्वल है तब उस दूसरी क्वांटिटी की डायमेंशन उन क्वांटिटीज़ के इक्वल होती है। ध्यान रखें। तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल लेकर चलें v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का, देखिए अब कितना आसान हो गया है। ये हमें दिख रहा है कि ये v है और ये किसके इक्वल है, u प्लस ए टी के इक्वल है, और u प्लस ए टी में भी दो टर्म्स हैं, एक u है और एक ए टी है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डायमेंशन ऑफ v किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ v किसके बराबर होगा, वेरी गुड, डायमेंशन ऑफ u के बराबर, कि डायमेंशन ऑफ v डायमेंशन ऑफ u बराबर, क्योंकि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ इक्वल हैं। अब इसके प्लस में क्या है, ये 80 है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, 80 के बराबर। अब 80 का मतलब क्या हो गया, अब 80 कोई क्वांटिटी थोड़ी ना होती है, 80 में दो चीज़ें हैं, दो टर्म्स हैं, एक है एक्सेलरेशन और एक है टाइम। तो एक्सेलरेशन और टाइम की डायमेंशन का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डायमेंशन बन रही है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स डायमेंशन ऑफ u इक्वल डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ t, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी डायमेंशन इक्वल तो होगी नहीं, बट क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब ये इसके इक्वल होगा तो इन दोनों की डायमेंशन मल्टीप्लाई होकर इसके बराबर आएगी। ये बात ध्यान से समझ लीजिए, ये समझ गए तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा और आपको आगे की एप्लीकेशंस पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ u इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए टी, दैट्स मीन डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ t। तो इतनी बात अगर आपको समझ गए हो गए अगर आप, तो हम आगे चलते हैं और एप्लीकेशंस को हम उठा लेते हैं और बात करते हैं कि ये जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर रिलायबल हैं और हमें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। मेरी तो समझ में आ गई, आपकी समझ में आनी चाहिए। ध्यान रखें, दो क्वांटिटीज़ इक्वल होंगी, डायमेंशन इक्वल होगी, दो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं तो डायमेंशन इक्वल होगी, दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो डायमेंशन इक्वल नहीं होगी, डिवाइड होगी तब भी डायमेंशन इक्वल नहीं होगी। बट अगर v इक्वल्स टू 80 ऐसे लिखा है तो v की डायमेंशन बराबर हो जाएगी a की डायमेंशन इंटू t की डायमेंशन। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि v की डायमेंशन इक्वल्स टू u की डायमेंशन इक्वल्स टू a की डायमेंशन इंटू t की डायमेंशन। ध्यान रखें, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना, ताकि हम आगे की एप्लीकेशन जो है बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, इसको नोट करना था, आपने नोट कर लिया और अब हम इसको रब कर देते हैं और आगे चलते हैं जहाँ पर हम पढ़ेंगे इसकी पहली एप्लीकेशन को और हम देखेंगे कि किसी भी फिज़िकल एक्सप्रेशन कितना कोई रिलायबल है या नहीं। हम देख लेते हैं, जैसे हम देखते हैं वेरीफाई द फिजिकल एक्सप्रेशन ले लेते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही ले लेते हैं u प्लस ए टी। ठीक है, जाना माना जो अभी हमने देखा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो क्या ये इक्वल है, क्या ये रिलायबल है, क्या ये फॉर्मूला ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि v क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी होती है, u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होता है और t हमारा टाइम होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डायमेंशन ऑफ v क्या है, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ v, इट इज़ इक्वल्स टू एल टी माइनस 1। सबको पता है डायमेंशन ऑफ v कहाँ से आई है, किस तरीके से बनी है, नहीं पता है तो लिंक देखें डिस्क्रिप्शन में, वीडियो देखें कैसे निकलती है डायमेंशन, और एक बड़ी सी पीडीएफ आपको दे रखी है उसको ज़रूर देखें, उसमें ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फॉर्मूले आपको लिखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि v की डायमेंशन क्या होती है। अब हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ u, क्योंकि u भी क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी सही लेकिन वेलोसिटी तो है, तो इस तरीके से इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस 1। ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है,
एल टी माइनस 2 और टी क्या है टाइम, तो यहाँ से टाइम की डायमेंशन अगर हम देखेंगे तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है, वेरी नाइस, इट इज़ टी। तो देखिए यहाँ पर हमें दो चीज़ तो दिख रही है कि v की डायमेंशन, अब क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटीज इक्वल है ना, ये ऐड में जो है at इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम सिर्फ किसको देखेंगे, v और u को देखेंगे कि v इक्वल्स टू u। अब देखिए v की डायमेंशन एल टी माइनस वन, u की डायमेंशन एल टी माइनस वन, तो ये दोनों बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब इतना तो चलिए ठीक है, इतना तो हमारा ठीक है कि डायमेंशन ऑफ u इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v, ठीक। अब हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ a इंटू टी क्या आता है, डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ t, जिसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ at, डायमेंशन ऑफ at। तो कितना आ रहा है, देखिए डायमेंशन ऑफ a कितना है, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू इंटू क्या हो रहा है, डायमेंशन ऑफ t दैट इज t, कितना आ जाएगा, एल टी रेज टू द पावर माइनस टू और एक ये हो रहा है प्लस वन, तो कितना आ गया, एल टी माइनस वन, किसकी डायमेंशन हो गई, डायमेंशन ऑफ ए टी, डायमेंशन ऑफ ए टी, यानी कि देखिए v की डायमेंशन, देखिए ध्यान देखिए, डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ u इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए टी, सब बराबर आ गई, और सब किसकी बराबर आ रही है, एल टी माइनस वन की बराबर आ रही है, एम जीरो एल टी माइनस वन भी लिखते हैं, एम जीरो एल टी माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे मास नहीं है ना, तो m को रेज टू द पावर जीरो कर सकते हैं, या हम खाली एल टी माइनस वन लिखें तब भी चलेगा। तो डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ u इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए टी, और हमें दिख रहा है कि तीनों टर्म्स यहाँ पर हैं, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला क्या है, सही है, हैंस द एक्सप्रेशन, हैंस द एक्सप्रेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी इज करेक्ट, ये क्या है, करेक्ट है, यानी कि ट्रू है अकॉर्डिंग टू, लास्ट में ज़रूर लिख दें, अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये फॉर्मूला करेक्ट है किसके अकॉर्डिंग, डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला क्या है हमारा, करेक्ट है। तो ये हमारी पहली एप्लीकेशन हो गई किसकी, डायमेंशन एनालिसिस की। तो एक और एग्जांपल यहाँ पर हम लेके देखते हैं, और हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, द गिवन फिजिकल एक्सप्रेशन इज t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट g अपॉन l, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट g अपॉन l, जहाँ पे t हमारा है टाइम पीरियड, t क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और t क्या है, l क्या है हमारा, लेंथ, लेंथ। पेंडुलम के लिए होता है एक फॉर्मूला, देखते हैं कि जो पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए जो फॉर्मूला निकल रहा है, जो मैंने कहा कि चलिए ये है मान लेते हैं, तो ये ठीक है या नहीं, ये ट्रू है या नहीं, ये करेक्ट है या नहीं अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस। ध्यान दीजिए कि जो कांस्टेंट जितने भी लगे होते हैं ना किसी भी एक्सप्रेशन में, उसको हम हटा देते हैं, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे कि 2 पाई यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 2 पाई कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट 2 है, क्या डायमेंशन, 2 की कोई डायमेंशन नहीं है, पाई क्या है, नंबर है, डायमेंशन कोई डायमेंशन नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या लेंगे, सिर्फ t की डायमेंशन लेंगे, g की डायमेंशन लेंगे और l की डायमेंशन लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ t, डायमेंशन ऑफ t क्या होगी, क्योंकि t टाइम पीरियड है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, ओनली t, m भी 0 l भी 0 और t, m 0 l 0 t, फाइन। 2 पाई हटा दीजिए, g की डायमेंशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन अभी बताया था पिछले एग्जांपल में, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस 2 होती है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, एल टी माइनस 2, दैट्स मीन m 0 l t माइनस 2, और इसके बाद डायमेंशन ऑफ l, l की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, ओनली l होती है, यानी कि m 0 l और t भी 0। तो डायमेंशन ऑफ t, डायमेंशन ऑफ g, डायमेंशन ऑफ l, ये 3 डायमेंशन आ गई। और अब हमें दिख रहा है कि एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, t इक्वल्स टू 2 पाई, हटाओ 2 पाई हटा दो,
रूट जी अपॉन एल। तो पहले हमें जी अपॉन एल की डायमेंशन चाहिए और उसके बाद उसका रूट भी चाहिए। तो पहले डायमेंशन ऑफ जी अपॉन एल निकाल लो, डायमेंशन ऑफ जी अपॉन एल। जी अपॉन एल की डायमेंशन ले लो और ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ जी अपॉन डायमेंशन ऑफ एल। और जी की डायमेंशन हमें पता है कितनी है, m0 l t माइनस टू। जी की डायमेंशन क्या है, m0 l t माइनस टू अपॉन एल की डायमेंशन क्या है, m0 l t0। तो अगर ये डिवाइड होंगे तो ये m वाले टर्म से m वाले टर्म कैंसिल, वो तो वैसे ही पावर में 0 है तो उसको कैंसिल करने का कोई मतलब ही नहीं होता। 0 माइनस 0 0 ही आना है, यानी कि m0 आएगा। l से l कैंसिल हो गया तो यानी कि ये भी क्या आ गया, l0 आ गया। और t की पावर माइनस टू माइनस जीरो की डिवाइड में पा रहा हूँ माइनस होती है ना, तो 0 माइनस 0 0 आ गया। 1 माइनस 0 सॉरी 1 माइनस 1 ये भी 1 है ना और ये भी 1 है, 1 माइनस 1 ये भी 0 आ गया। और माइनस 2 माइनस 0 ये क्या आ जाएगा, माइनस 2। तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई, डायमेंशन ऑफ जी अपॉन एल, m0 l0 t रेज टू द पावर माइनस 2। अब हमें क्या चाहिए, रूट, स्क्वायर रूट ऑफ डायमेंशन ऑफ जी अपॉन एल, यानी स्क्वायर रूट ऑफ डायमेंशन ऑफ जी अपॉन एल। तो कितना होगा, देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, किसका, m0 l0 t माइनस टू। स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखिए m की पावर 0। स्क्वायर रूट जब भी निकालते हैं ना और पावर लगी है, जैसे मान लें कि मेरे पास है a रेज टू द पावर, यहाँ देख लेते हैं, a रेज टू द पावर है मेरे पास 4, a रेज टू द पावर क्या है, 4 है। और इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट करने में क्या होता है, पावर हाफ हो जाती है, दैट्स मीन a रेज टू द पावर 4 और उसकी पावर हाफ कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा a रेज टू द पावर a रेज टू द पावर 2, a स्क्वायर बचेगा 2 टाइम्स 4। तो जब भी हम रूट निकालते हैं पावर क्या होती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ देखिए 0 का आधा 0, 0 का आधा 0 और माइनस 2 का हाफ माइनस 1। तो ये क्या आ गई इसकी डायमेंशन, m0 l0 t माइनस 1, डायमेंशन ऑफ t m0 l0 t। इसकी डायमेंशन m0 l0 t माइनस 1, इसकी डायमेंशन m0 l0 t। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। देखिए यहाँ आ जाते हैं, इसके बाद यहाँ आ जाते हैं। तो डायमेंशन ऑफ t इज नॉट इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ रूट g अपॉन l। दोनों डायमेंशन इक्वल नहीं आ रही हैं, दैट्स मीन ये जो गिवन एक्सप्रेशन है हमारा वो बिल्कुल भी सही नहीं है, सरासर गलत है, झूठ है, असत्य है। तो इस तरीके से हैंस द गिवन एक्सप्रेशन, हैंस द गिवन एक्सप्रेशन कौन सा, ये वाला, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट g अपॉन l is not correct या is false, correct according to dimensional analysis। तो डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ये एक्सप्रेशन बिल्कुल भी सही नहीं है, कहीं से कहीं तक इसका कोई भी वजूद नहीं है, कहीं से कहीं तक इसका भी कोई भी सत्यता की जांच यहाँ पे हमने करी और ये सत्य नहीं आया और ये क्या आ गया, असत्य आ गया। एक तरीके से ये क्या है, फॉल्स है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया हमारी डायमेंशन एनालिसिस की। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की। और आगे हम देखेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन के बारे में, जहां हम कन्वर्ट करेंगे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट को, और वो हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप यहाँ पर बने रहें और स्टडी करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, दूसरों को शेयर कर दें ताकि नॉलेज सब तक जाए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और साथ ही साथ देखें डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दे रखे हैं वहाँ पर आपको एक PDF दे रखी होगी जहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूले की जो है डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे हैं, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर लिंक दे रखा है जिसमें प्रीवियस वीडियो होगी जहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूले डिराइव करने के बारे में दे रखा है, किस तरीके से हम डिराइव
सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और PDF वहाँ पे दे रखी होगी जहाँ पर इस तरीके की काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करके दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।